हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 पढ़ाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 पढ़ाएंगे और इस लेक्चर में आज बताएंगे हम कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हाट इज दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका जनरेशन कैसे होता है और ये कौन कौन सी सीरीज बनाता है, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। तो देखिएगा ज़रा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी लाइव या वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप देख सकें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हाथरस शहर में यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं, हाथरस शहर में ओनली। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। व्हाट इज दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका जनरेशन कैसे होता है और कौन कौन सी सीरीज इसमें से निकलती हैं। तो सबसे पहले आप एक बात को समझेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास केवल हाइड्रोजन गैस है। ये है हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस को मैं किसी फ्लेम से पास करूंगा, फिर मैं और भी बात बताऊंगा। पहले जनरल बात बता रहा हूँ। इसे मैंने किसी फ्लेम से पास किया, ये कोई फ्लेम रखा है या इसे मैंने हीट किया, एक सिंपल सी बात है। इसे मैंने हीट किया, हीट की बात मैं अगले पॉइंट बताऊंगा। तो इसे मैंने फ्लेम किया, इसको मैंने हीट किया, तो हीट करने पर इसमें से रे निकलती हैं, लाइन्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? लाइन, यानी किरणें निकलती हैं। इन रेयों को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया, इनको 5 ग्रुप में बांटा। इनको कितने ग्रुप में बांटा? 5 ग्रुप में बांटा। अब ये 5 ग्रुप जो थे वो कौन कौन से थे, वो जो 5 लाइंस थी वो हम बता रहे हैं आपको कौन कौन सी थी, तो जरा समझेंगे आप। सबसे पहले जो सीरीज थी वो लाइमन सीरीज थी। लाइमन सीरीज थी। लाइमन श्रेणी कौन सी सीरीज थी? पहली जो रे निकली थी वो लाइमन सीरीज थी। दूसरी जो थी वो बामर श्रेणी थी, बामर सीरीज थी। और जो तीसरी श्रेणी थी वो थी पाशन श्रेणी। कौन सी थी? पाशन सीरीज। और जो चौथी थी वो ब्रैंकेट थी। ब्रैंकेट सीरीज थी। और जो पांचवी जो सीरीज थी वो थी फुंड सीरीज। फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी कौन सी थी? यानी सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को एक फ्लेम से पास किया, इन लाइनों को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये ग्रुप कौन कौन से थे? एक लाइमन सीरीज थी, एक बामर श्रेणी थी, एक पाशन श्रेणी थी, एक ब्रैंकेट सीरीज थी और एक फुड श्रेणी थी। ठीक है, हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं लावा। लावा, LA, लाव, लाभ पर वसफम, एक सिंपल सी बात। तो सबसे पहले सीरीज कौन सी थी? लाइमन सीरीज थी। दूसरी कौन सी थी? बामर सीरीज थी। तीसरी कौन सी थी? पासन सीरीज थी। चौथी कौन सी थी? ब्रैंकेट सीरीज थी। और चौथी कौन सी थी? पांचवी कौन सी थी? फुंड सीरीज थी। अब इन सीरीजों का जो ये जो सीरीज थी ये किस तरीके से यहाँ पे इनका जनरेशन हुआ। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा यहाँ पे, फिर इसकी बात को मैं पूरे अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा, यहीं से समझो। अब हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये गैस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी ये अणु फॉर्म में,
अणु अवस्था में। इसको मैंने किया हीट, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। हीट करने पर क्या हुआ, ये एटम फॉर्म में चेंज हो गई। हीट करने पर इसको मैंने हीट किया और ये हाइड्रोजन में चेंज हो गई, हाइड्रोजन एटम्स में। अब ये हाइड्रोजन एटम्स में चेंज हुई। अब हाइड्रोजन एटम्स में जैसे ही चेंज हुई तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, थोड़ी सी एनर्जी ले लेता है। ये क्या लेता है, ये एनर्जी लेता है और एनर्जी पाकर ये अपनी ग्राउंड स्टेट से, ये एनर्जी पाकर ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी पाकर अपनी मूल अवस्था से, मूल अवस्था से, ये अपनी मूल अवस्था से कहाँ पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट बोलें तो उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। इसको एक्साइटेड स्टेट में रुकने की जो टाइमिंग होती है, इसका जो रुकने का टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ टू 10⁸ सेकेंड। ये इतनी देर तक अपनी एक्साइटेड स्टेट में रुकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। जब ये इस स्टेट से, अब ये एक्साइटेड स्टेट से पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, अपनी मूल अवस्था में आएगा। ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, ये कहाँ आएगा, अपनी मूल अवस्था में आएगा। मूल अवस्था में जब ये लौट के आएगा तो ये बहुत सारी लाइन से होकर गुजर के आएगा, यानी ये बहुत सारी, इसकी जो रेडिएशन होगी वो डिफरेंट होगी और वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। अब ये रेडिएशन और वेवलेंथ जो डिफरेंट होगी उसी में जनरेट होती हैं ये सीरीज। अब यहाँ पे दो चीज डिफरेंट होंगी, डिफरेंट। एक तो होगी रेडिएशन यानी विकिरण, और दूसरा होगा वेवलेंथ, डिफरेंट। वेवलेंथ यानी तरंग ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य, ये डिफरेंट होंगी और जनरेशन हो जाएगा सीरीजों का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट की आपको बात बताई। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को हम हीट करेंगे और हाइड्रोजन गैस किस में चेंज हो जाएगी, एटम में चेंज हो जाएगी। एटम में चेंज होने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, वह इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी पाकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में उसका रुकने की जो टाइमिंग होगी वो 10⁻⁻⁶ टू 10⁸ सेकेंड होगी। अब ये अगेन ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये डिफरेंट एनर्जी से होकर आएगा और डिफरेंट वेवलेंथ से होकर आएगा, ओके, और डिफरेंट रेडिएशन से होकर आएगा। और इसी बीच जनरेशन होगा इन सीरीजों का। वो सीरीज कौन कौन सी हैं, आपकी लाइमैन सीरीज है, बामन सीरीज है, पासन सीरीज है, ब्रैंकेट सीरीज है और फुंड सीरीज है। ठीक है, इस तरीके से जनरेशन होता है हमारी इन सीरीजों का। अब मैं इस पर डिफरेंट बात करूंगा। जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी लेकर किस तरीके से कहाँ जाएगा और किस तरीके से ये वापस लौट के आएगा। पहले आप इसका, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात समझ में आ गई होगी। मैं बिल्कुल डेफिनेशन लास्ट में अटैच कर दूंगा, सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ से समझना है आपको, ओके। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं सीरीज कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी सारी बातें डिफाइन करूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। एक्साइटेड स्टेट में जो रहने की जो टाइमिंग है वो कितनी है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड से लेकर कितनी होती है, 8 सेकेंड तक होती है। और वो पुनः अपनी एनर्जी में यानी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। वापस आने पर उसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है और उसका रेडिएशन अलग अलग हो सकता है और एनर्जी भी अलग अलग
हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास हमने जो हाइड्रोजन गैस थी, ये हाइड्रोजन गैस थी यानी H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, इसको हमने हीट किया तो ये हाइड्रोजन एटम में पहुंच गया। किस में पहुंच गया? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन अणु में परमाणु में पहुंच गया। अब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अभी मान लो हमारे पास n=1 है और n=2 है, n=3 है, n=4 है, n=5 है, n=6 है, n=7 है और n=infinitive है। ये हमारी सेल्स हैं, पहली सेल्स है ये हमारी दूसरी सेल है, ये हमारी तीसरी सेल है, ये हमारी चौथी सेल है, ये हमारी पांचवी सेल है, ये 6 सेल है और ये हमारी 7 सेल है और ये हमारी इन्फिनिटिव सेल है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, वो क्या था? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है फर्स्ट से सेकंड सेल में मूव कर जाए, इस सेल में जा सकता है, हो सकता है इस सेल से ये सेकंड सेल में जा सकता है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस सेल से इसमें जा सकता है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हमारी 7 सेल में जा सकता है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हमारा इन्फिनिटिव सेल में जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कब गया? ये एनर्जी पाकर, इसने क्या ली? थोड़ी सी एनर्जी ले ली, इसने एनर्जी गेन की, एनर्जी ली, एनर्जी लेकर ये हो सकता है सेकंड सेल में जंप मारे, हो सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट में कहाँ पहुंच सकता है? इन्फिनिटिव सेल में। यहां पर इसकी रुकने की इसके स्टेबल होने की जो कंडीशन है, स्टेबल होने की जो कंडीशन है वो 10⁶ टू 10⁸ सेकेंड है। केवल इतने टाइम तक ये रुक सकता है, यहाँ पर इतने ही समय तक ये स्टेबल है इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला हाइड्रोजन गैस को हीट करोगे, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होगी और हाइड्रोजन गैस को हीट करने पर ये अपनी किस स्टेट में चली जाएगी? ये अपनी एटम्स फॉर्म में चली जाएगी। और हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर वो अलग अलग सेलों में जा सकता है और जाने का, और लास्ट में इन्फिनिटिव में जो रहने की जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग 10⁻⁻6 सेकेंड टू 10⁻⁸ सेकेंड तक होती है। ओके, तो अब ये क्या करेगा? यहाँ रुकने के बाद में हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस सेल तक वापस आए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सेल में वापस आए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस आए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसमें वापस आए। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आने पर अपनी सेलों को चेंज करेगा, अपनी एनर्जी को चेंज करेगा, वेवलेंथ को चेंज करेगा, इसी से जनरेशन होता है सीरीज, यानी लाइमन सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुट सीरीज, इन सीरीजों का जनरेशन होगा। अभी तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब हम बात करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कौन कौन सी सीरीजों का जनरेशन होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। कब गया ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर ये अब क्या होगा? ये डिफरेंट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, क्योंकि यहाँ रुकने का समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 1 सेकेंड से 10⁻⁸ सेकेंड है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ वापस आएगा। वापस आने की कंडीशन यहीं से हम जनरेट करते हैं, यही समझ लो, यहीं से जनरेट करेंगे हम। वही बात है हमारी दोबारा अगेन, ये n=1 है, ये n=2 है, n=3 है, n=4 है, n=5 है, n=6 है, n=7 है और n=8 है। ओके, अब क्या होगा? वही सीरीज, ये हमारी पहली सेल है, ये हमारी सेकंड सेल है, ये हमारी थर्ड सेल है, ये हमारी फोर्थ सेल है, ये हमारी फिफ्थ सेल है, ये हमारी 6 सेल है, ये हमारी 8 सेल है और ये हमारी इन्फिनिटिव सेल है। कौन सी सेल है? इन्फिनिटिव। तो इसका रुकने की टाइमिंग तुम्हें पता है। अब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस आएगा। वापस आने की जो कंडीशन होगी, ये यहाँ से इन्फिनिटिव से हो सकता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आया, फिर इस सेल से इलेक्ट्रॉन वही फर्स्ट में आया,
फिर इस सेल से इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट सेल में आया, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आया और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आया और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ रहे हैं, तो जब ये n=1 सेल में सारे इलेक्ट्रॉन जंप मार करेंगे तो ये सीरीज की जो जनरेशन होगी वो होगी लाइमन सीरीज। ये वाली जो सीरीज होगी वो कौन सी है? लाइमन सीरीज होगी, लाइमन सीरीज, जिसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। यहाँ से बात पता चली कि सारे इलेक्ट्रॉन जो वापस आ रहे थे वो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, यानी सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ रहे थे। तो कौन सी सीरीज का जनरेशन हुआ? लाइमन सीरीज का जनरेशन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आता है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आते हैं सारे निकलकर, तो कौन सी सीरीज की जनरेशन होगी? इस पे देखिए जरा। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारी सेकंड सीरीज में आए, n=2 में आए, तो यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वो बामन सीरीज बनेगी। कौन सी बनेगी? बामन सीरीज बनेगी, जिसको हम बामर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बामर श्रेणी। ओके, इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन समझ में आ रही होगी। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में आ रहा है इन्फिनेटिव से, अब ये जनरेशन हो रही है, ये जो तीसरी सीरीज बनी ये कौन सी सीरीज है? हमारी पास्टन सीरीज है, जिसको हम पास्टन सीरीज बोलते हैं। ये जो सीरीज का जनरेशन हो रहा है ये है हमारी पास्टन सीरीज, पास्टन श्रेणी। कौन सी सीरीज है? पास्टन श्रेणी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन अभी n=3 में पहुंचा, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में आ रहा है, इस सेल में आ रहा है, तो ये सीरीज जो होगी वो कौन सी सीरीज है? हमारी ब्रैंकेट सीरीज है। ये हमारी ब्रैंकेट सीरीज है। कौन सी सीरीज है? ब्रैंकेट सीरीज है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में वापस आ रहा है, इस सेल में वापस आया, तो लास्ट वाली सीरीज हमने कौन सी बताई थी? फुंड सीरीज। और यहां पे जो जनरेशन होगा वो फिंड सीरीज का होगा। कौन सी सीरीज का होगा? फुंड। इस तरीके से इन सीरीजों का जनरेशन होता है। ये जनरेशन आपको पता चला, ये जनरेशन कैसे हुआ? हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके सभी सेलों में फर्स्ट में जा सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, सिक्स इन्फिनेटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट से ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में अगर ये फर्स्ट सेल में आता है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में है? उत्तेजित अवस्था। अब ये अपनी उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में जाएगा। कौन सी स्टेट में जाएगा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं मूल अवस्था। ये कहाँ जाता है? ये मूल अवस्था में जाता है। मूल अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनेटिव से फर्स्ट सेल में आता है तो लाइमन सीरीज का जनरेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनेटिव से सेकंड सेल में आता है तो बामर श्रेणी का जनरेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनेटिव से थर्ड सेल में आता है तो पास्टन सीरीज का जनरेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में आता है
तो ब्रैंकेट सीरीज का जनरेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनेटिव से या उससे ऊपर वाली सेलों से फिफ्थ सेल में आता है तो फुल सीरीज का जनरेशन होता है। इस तरीके से इनका जनरेशन हो जाता है, और यहाँ पे आकर ये इलेक्ट्रॉन अगेन स्टेबल हो जाता है और एनर्जी को रिलीज कर देता है। इस तरीके से इन सीरीजों का जनरेशन हुआ। आई होप ये बात आपको क्लियरली मेंशन समझ में आ गई होगी कि इनको ही बोलते हैं सीरीज, यानी यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में बताएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और बाकायदा थ्योरी भी नोट करनी है आपको। राइट, हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये समझना है आपको। स्पेक्ट्रम तभी जनरेट होता है जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, n2 की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ कहाँ तक हो सकती है, और ये अपना जो रीजन्स है वो क्या देंगी। ठीक है, तो आप देखिएगा। अगर हम सबसे पहले लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में हमारे पास जो अभी जो n और n2 की वैल्यू थी, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी और इसका रीजन्स क्या होगा, रीजन्स क्या होगा। ठीक है, इसकी जो रे होंगी वो कैसी होंगी, उन चीज़ों पे हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए हम इन सभी की वैल्यू की बात करते हैं। पहला है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज लाइमन श्रेणी। तो लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, और इसकी जो वैल्यू n2 की होगी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनेटिव हो सकती है। और इसका अभी वो बाद में बात करेंगे रीजन्स की, वो क्या होगा। अगर हमारे पास जो दूसरी सीरीज है बामन सीरीज है, हम यहाँ बात करें बामन सीरीज की, तो इसमें जो n1 की वैल्यू थी वो 2 थी, और n2 की वैल्यू जो हो सकती है वो 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक हो सकती है। तीसरी सीरीज की बात करें, तीसरी सीरीज जो थी हमारे पास पासन सीरीज थी, पासन सीरीज। इसके लिए जो n की वैल्यू थी वो 3 थी, और ये वैल्यू हमारे पास 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनेटिव थी। ओके, अगर हम चौथी की बात करें तो चौथी हमारे पास ब्रैंकेट सीरीज थी, ब्रैंकेट श्रेणी। इसके लिए जो n की वैल्यू थी वो 4 थी, और ये 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनेटिव।
अगर जो हमारे पास लास्ट जो सीरीज थी वो थी हमारे पास फुंड सीरीज, फुंड सीरीज, इसके लिए जो वैल्यू थी 5, 6, 7, 8 डॉट इन्फिनेटिव। ओके, अगर हम छठी सीरीज की बात करें तो वो सीरीज नहीं थी, उस सीरीज का नाम था हेम्पी सीरीज। ठीक है, और एक बात बता दें, ये जो सीरीज जो नाम पड़े ये वैज्ञानिकों के नाम पर पड़े थे, और जो लाइमन सीरीज की जो रिसर्च हुई थी वो हुई थी 1892 ईस्वी में। कब हुई थी? 1892 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप बात समझ लें। और ये सारे जो नेम थे वो साइंटिस्ट नेम थे, वैज्ञानिकों के नाम पर नाम थे। किसके नाम पर थे? वैज्ञानिकों के नाम पर थे। एक वैज्ञानिक का नाम लाइमर था, एक का बामर, एक का पास्टन, एक का ब्रैंकेट, एक का फुंड। तो इस तरीके से इन सीरीजों के नाम दे दिए। अब मैं रीजन्स की बात करूं कि इसका रीजन्स क्या होगा, हमारा लाइमन सीरीज का क्या होगा, बामर सीरीज का क्या होगा, पास्टन सीरीज का क्या होगा, ब्रैंकेट सीरीज का क्या होगा और फुंड सीरीज का क्या होगा। तो ज़रा समझने की कोशिश करिए। इसका जो रीजन्स था वो यूवी था। कैसा था? यूवी था। और इसका था वो विजिबल था, विजिबल था। इसका जो था वो आईआर था, इसका भी आईआर था, इसका भी आईआर था। ओके, अगर हम यहाँ इनकी फुल फॉर्म और हिंदी की बात करें तो ज़रा समझ लीजिए। इसका अल्ट्रा वायलेट था, इसका नाम था अल्ट्रा वायलेट, बोलें तो परावैंगनी, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, परावैंगनी। ये किरणें जो थी, ये जो रे जो सीरीज बनी थी वो कैसी थी? अल्ट्रा वायलेट थी, यानी परावैंगनी थी। ये था, ये विजुअल था। विजुअल को हिंदी में बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र। कैसी थी? दृश्य क्षेत्र की थी। अगर आईआर की बात करें तो इंफ्रारेड, इसका मतलब था इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त। क्या बोलते हैं? अवरक्त। अब मतलब इंफ्रा रक्त बोले तो रेड, तो ये इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं आईआर। क्या बोल देते हैं? आईआर। ये भी आईआर था, ये भी आईआर था, तो ये सभी अवरक्त हैं। लेकिन एक फार इंफ्रारेड था, यानी ये दूसरे जो थे वो फार इंफ्रारेड थे, जिनको भी आईआर ही बोलते हैं हम। इसको बोलते हैं हम फार इंफ्रारेड, और ये भी था फार इंफ्रारेड। लेकिन ये थोड़ा सुदूर अवरक्त थे। फार मतलब सुदूर, सुदूर अवरक्त, ये भी यही कंडीशन थी, सुदूर अवरक्त। ओके, तो ये कंडीशन थी। एक सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट सेल में जा रहा है तो लाइमन सीरीज का जनरेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से सेकंड सेल में जा रहा है तो बामर सीरीज का जनरेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हाइपर यानी आपकी एक्साइटेड स्टेट से कौन सी सेल में जा रहा है? थर्ड सेल में जा रहा है, तो पास्टन सीरीज का जनरेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फाइनाइट से किस में जा रहा है? फोर्थ सेल्स में जा रहा है, फोर्थ एनर्जी में जा रहा है, तो किसका जनरेशन होगा? बैकएंड सीरीज का होगा। और फिफ्थ में जाता है तो फुंड सीरीज का जनरेशन होगा। ओके, ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा अगर वेवलेंथ निकालनी हो तो हम किस तरीके से इसकी वेवलेंथ को जनरेट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला बताऊंगा आपको। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें हमें पता चली कि ये किस तरीके से हमारा जो टॉपिक है और कैसे कैसे जनरेट हुआ और कहाँ, यानी जहाँ था वो अगेन वहीं पहुँच गया, लेकिन जाने का रास्ता अलग था, लौट के आने का रास्ता अलग था, जाने का रास्ता एक ही था। और जब लौट के आए तो रास्ता कितने थे? 5 रास्ते थे, और पांचों रास्तों का नाम अलग अलग था। एक पहला रास्ता कौन सा था? लाइमन। दूसरा कौन सा था? बामर। तीसरा पास्टन। चौथा ब्रैंकेट। पांचवा फुंड। ओके, अगर मैं बात करता हूं आपको द कैलकुलेट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट दी वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ जनरेट करनी है। तरंग दैर्घ्य कैसे निकालें? तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा।
तो तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए इनके हर सीरीज के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला था वो था 1/λ इज इक्वल टू 1/RH। ये रिगवर्ड एक कांस्टेंट था और 1/1 का स्क्वायर और 1/n2। ठीक है, n की जो वैल्यू थी वो n ग्रेटर देन 1। ओके, ये थी। अगर यहाँ पर हम बात करें दूसरी सीरीज की, कौन सी सीरीज, बामर सीरीज की बात करें, बामर सीरीज के 1/λ इज इक्वल टू 1/RH और इसके लिए जो n, क्योंकि ये 2 था, 1/n2 और n ग्रेटर देन 2। तीसरी सीरीज की बात करें तो हमारी पास्सन सीरीज थी, पास्सन सीरीज थी, तो 1/λ इज इक्वल टू 1/RH। तो पास्सन सीरीज जब जनरेट हुई थी जब n इज इक्वल टू 3 था, तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2, तो n ग्रेटर देन 3। चौथी सेल की अगर हम बात करें तो चौथी सेल जो थी वो ब्रैकेट सीरीज थी, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH, 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n ग्रेटर देन 4। अगर हम 5 की बात करें तो पांचवी जो सीरीज थी वो फुंड सीरीज थी, तो 1/λ इज इक्वल टू 1/RH, 1/5 का स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, अगर हम जनरल बात करें लैम्डा निकालने के लिए, बहुत सिंपल सी बात, तो 1/λ इज इक्वल टू 1/RH इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ओके, और इससे पहले मैं आपको वैल्यू बता चुका हूँ, n1 की वैल्यू 1 होगी तो n2 की वैल्यू 2, 3, 4 होगी। अगर n2 की वैल्यू 2 होगी तो n1 की वैल्यू 2 होगी। देखिए, अगर फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 2, 3, 4 डॉट डॉट। अगर n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू 3, 4, 5 डॉट डॉट। अगर n1 की वैल्यू 3 है तो n2 की वैल्यू 4, 5, 6 डॉट डॉट। अगर n1 की वैल्यू 4 है तो n2 की वैल्यू 5, 6, 7 डॉट डॉट। अगर n2 की वैल्यू 5 है तो n1 की वैल्यू 5 है तो n2 की वैल्यू 6, 7, 8 डॉट डॉट होगी। ओके, अगर n बराबर 1 है तो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज होगी। n बराबर 2 है तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम सारी वेवलेंथों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू 1/RH। और ये अगर हम बात करें यहाँ RH क्या है, व्हाट इज दिस RH। अगर हम RH की बात करें तो दैट इज रिगवर्ड कांस्टेंट। ये क्या है, हमारा रिगवर्ड कांस्टेंट है। यह एक रिगवर्ग नेतांक है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये RH की वैल्यू है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल बात कांस्टेंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकालना है। अगर आपको चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है, अगर आपको क्या निकालना है, चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो आपके लिए फॉर्मूला लगाना होगा चेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी फॉर्मूला डेल्टा ई बराबर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है, इससे सवाल बनते हैं और वो सॉल्व भी करने पड़ते हैं। 2.18 इंटू 10 टू की पावर -18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो बहुत सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3.29 इंटू 10 टू की पावर 5
वही n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ओके, किसी भी सीरीज की निकालनी हो, बामर सीरीज में सारी वैल्यू बता चुका हूँ, किसी की भी निकालनी हो निकाल सकते हो। और वेवलेंथ निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। ओके, ठीक है, कैलकुलेट दी, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गया। RH क्या है, एक रिकवर्ड कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैंने अभी बताई आपको, 109677। ओके, अगर हमें स्पेक्ट्रम लाइन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेट दी स्पेक्ट्रम लाइन। ये लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द कैलकुलेट दी स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन, द कैलकुलेट दी स्पेक्ट्रम लाइन। अगर स्पेक्ट्रम लाइन हमें निकालनी हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, द कैलकुलेट स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन, अब स्पेक्ट्रम लाइन देखिए भाई, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर अगर हमारे पास n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ओके, ये हमारी कोई स्पेक्ट्रम, ये सेल्स हैं हमारी, ये क्या है, हमारी सेल्स है। अगर ये सेल है, हमसे किसी ने कहा द कैलकुलेट दी, इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, 6 में है, हमारा इलेक्ट्रॉन 6 सेल में है और 6 से वो फर्स्ट में आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि ये बताइए कितनी उसकी स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी, कितनी उसकी स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्पेक्ट्रम लाइन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रम लाइन वो किससे पूछ रहा है भाई, 6 to 1 में पूछ रहा है। तो देखिएगा 6 to 1, तो 6 to 1 तो पहले 6 से 5 में आएगा, फिर 6 से 4 में आएगा, फिर 6 से 3 में आएगा, फिर 6 से 2 में आएगा, फिर 6 से 1 में आएगा। ओके, फिर 5 से 4 में आएगा, फिर 5 से 3 में आएगा, फिर 5 से 2 में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा। तो देखिए ज़रा, तो एक आएगा 5 6 to 5, फिर आएगा 6 to 4, फिर आएगा 6 to 3, फिर आएगा 6 to 2, फिर आएगा 6 to 1। तो कितनी एनर्जी सेल्स चेंज हुए, 1 2 3 4 5, तो कुल लाइंस कितनी होगी, 5। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 5 से। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 5 से आएगा, जैसा कि मैंने स्पेक्ट्रम लाइन में आपको बताया था। अब ये कहाँ से कहाँ आएगा, अभी मैं बता दूँ आपको। अभी इलेक्ट्रॉन आएगा 5 to 4 में आएगा, फिर 5 to 3 में आएगा, फिर 5 to 2 में आएगा, फिर 5 to 1 में आएगा। वेव लाइन्स कितनी हुई, 1 2 3 4 लाइन्स बनी। अब 5 to 3 में आएगा, 4 to 2 में आएगा, फिर 4 to 1 में आएगा। कितने बने भाई, 3 बने। अब कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन भाई, 3 to 1, 3 2 में आएगा, फिर 3 1 में आएगा। तो कितने बने, 1। कितनी लाइन्स हुई, 1। अगर इन लाइनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल जो स्पेक्ट्रम्स होंगे हमारे वो कितने होंगे, तो इसके 3 हो गए। अब लास्ट का होगा 2 1 और 1 1। ओके, तो यहाँ कितने हुए, 2, और यहाँ कितना हुआ, 1। तो टोटल अगर ऐड करिएगा ये कितना हो गया भाई, 6। तो ये टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी हो गई, 15 हो गई। कितनी हो गई, टोटल लाइन 15 हो गई। अभी मैं बिल्कुल आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि लाइन ऐसे कैसे हो रही है 15। ओके, जब इलेक्ट्रॉन इस सेल से इसमें जाएगा। तो ये बात हमें समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा तरीका यानी सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड स्पेक्ट्रम लाइन के लिए यानी SL के लिए फॉर्मूला था। S का मतलब है स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल्टा N। अब किस सेल से निकाल रहे हैं भाई, अब डेल्टा N का मतलब क्या है, डेल्टा N का मतलब है N2 माइनस N1। ओके, N2 माइनस N1, सिंपल सी बात है। अब N2 की वैल्यू वो हायर वैल्यू हो गई जो हाई पे थी। हाई पे कितनी है वैल्यू भाई, 6। कहाँ से निकाल रहे हैं, 6 पे याद कर रहे हैं।
तो 6 माइनस 1 बंस पे, तो सिग्मा कितना हो गया भाई 5 हो गया, सिग्मा 5। और सिग्मा कब लगाते हैं, जब एडिशन होता है, तो एडिशन 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐड करिए, कितना हो गया 15। तो आपको स्पेक्ट्रम लाइन ज्ञात हो गई कि स्पेक्ट्रम लाइन कैसे निकालते हैं भाई, ये बात क्लियर। अब मैं एक बात बता दूं, स्पेक्ट्रम लाइन के लिए एक सिंपल सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर इस सेल से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इस सेल से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इस सेल से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इस सेल से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इन लाइनों को आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो कितनी लाइन बनी 5। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, अब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा। तो लाइन गिनिए कितनी हो गई 4। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, अब भाई इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा। तो आप खुद ही गिन लीजिए लाइन कितनी बनी भाई, कितनी हो गई 3। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, अब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा, कितनी हो गई भाई 2 लाइन। अब इलेक्ट्रॉन केवल इसमें आएगा, कितनी हो गई 1। तो इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो यही है, ये जो लाइंस हैं इन्हीं लाइनों को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम लाइन, स्पेक्ट्रम लाइन। ओके, दैट इज स्पेक्ट्रम लाइन 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, तो ये टोटल हो गई 15। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमें वेव लाइन निकालनी हो तो आराम से स्पेक्ट्रम लाइनों को बता सकते हो। n = 6 पे कितना होगा, और n = 7 पे कितना होगा, n = 8 पे कितना होगा। ओके, ये है पूरा इसका ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, लास्ट में फाइनल पॉइंट है मेरा, और लास्ट में मैं इसमें डेफिनेशन अटैच कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आप अच्छे से इसके नोट्स को तैयार करिए। और एक बात बता दूँ मैं, हाइड्रोजन गैस को जब हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में पहुंच जाएगी, और हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेके अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो उसका स्टेबल होने का वहाँ टाइमिंग जो होती है 10⁻6 से लेकर 10⁸ तक होती है, और जब वो वापस आता है तो वो अलग अलग सेल्सों से होकर, अलग अलग वेव एनर्जी से होकर, अलग अलग रेडिएशन से होकर वापस आता है, और वापस आने पर जो रे बनती हैं, जो सीरीज बनती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, और लास्ट में ज़रूर इसमें मैं अटैच कर दूंगा जो भी थ्योरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।